हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 7 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द वुमेन्स राइट इन द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व सम इश्यूज। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज में कवर होगी। अभी के दो केसेस आए हैं जिसमें पहला केस तो ऐसा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंडर जो वुमेन का क्या राइट है, मतलब कि अपने बाप की प्रॉपर्टी में क्या राइट है। और दूसरा एक केस है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन लॉज में कुछ रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि हमें क्या करना चाहिए, सोशल एटीट्यूड में कुछ चेंज करना होगा, मतलब कि जो सोसाइटी का जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना होगा सो दैट हम डाउरी को एंड कर सकें। इसके अलावा जो पेटिशनर है, क्योंकि किसी न किसी तो पेटिशन ने फाइल किया होगा, तब भी सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है। तो उस पेटिशनर ने ऑल्सो सजेस्ट किया है कि एक प्री मैरिज कोर्स होना चाहिए कपल्स के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, वे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अगेंस्ट द डाउरी। अब आप इन दोनों एक्ट्स के बारे में पढ़ लें, क्योंकि इन दोनों एक्ट्स में रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसके अंदर क्या कहते हैं, हिंदू जॉइंट फैमिली में किन किन लोगों को इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी मिलेगी, उसका राइट होता है। इसको 2005 में अमेंड किया गया था और पहली बार फर्स्ट टाइम क्या किया था, लड़कियों को भी इसमें राइट दिया गया था कि वो भी एब्सोल्यूट ओनर बन सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी का। इसके अलावा सक्सेशन एक्ट के अंदर इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, सबसे पहले क्या है, अगर विडो की डेथ हो जाती है तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्सक्लूडिंग दोज इनहेरिटेड बाय हर फ्रॉम हर पेरेंट्स, वो उसके राइट्स पेरेंट्स के पास नहीं रहते एज डन इन केस ऑफ अ मेल डाइज, बट विद हर हस्बैंड्स, पेरेंट्स और रिलेटिव्स। फाइन। इसके अलावा क्या है, इसमें जो प्रेफरेंस मिलती है वो हस्बैंड के रिलेटिव्स को मिलती है अगर चाइल्डलेस विडो, मतलब कि अगर सपोज करो कोई कपल है, उनको कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो विडो के पास अब कोई राइट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बात माना कि उसके पास क्योंकि बच्चा ही नहीं है, तो इसमें क्या किया था, प्रेफरेंस किसको दी जाती है, हस्बैंड के रिलेटिव को दी जाती है, मतलब कि इसके बच्चे को ना देके हस्बैंड का जो भी भाई होगा या इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। फाइन। इसके अलावा अगर अगर उस विडो ने अगर प्रॉपर्टी सेल कर भी थी जो उसके अपने पेरेंट से मिली थी, मतलब कि अपने पेरेंट से मिली थी, और अगर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली उस मनी से, तो जो न्यूली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं खरीदा। मतलब सिंपल बात है, अगर कोई एक औरत है, अगर उसको अपने माँ बाप से कोई प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन अगर उसने उसको बेच के कोई और प्रॉपर्टी ले ली, तो ऑफ कोर्स वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, आपको पता ही होगा डाउरी को क्या बोलते हैं। डाउरी को दहेज बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, स्त्रीधनम बोलते हैं साउथ इंडिया में, और इसको डिफाइन किया गया बाय द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। और कोई भी प्रॉपर्टी जो भी आप आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को दे रहे हैं, दूसरी फैमिली के पेरेंट मैरिज की वजह से, दिस इज कॉल्ड एज डोरी। ठीक है। एनसीआरबी डाटा के अकॉर्डिंग अभी भी अक्रॉस इंडिया 2020 में नियर अबाउट 7000 केसेस हैं जिसमें डाउरी रिलेटेड डेथ्स हुई हैं, और नियर अबाउट 10,000 कुछ केसेस हैं डिस्पाइट अ लॉ टू प्रोहिबिट इट सिंस 1961। मतलब कि हम 1961 से सोच रहे हैं इसको बंद करने की बात, डाउरी बंद की जाए, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। नेक्स्ट है, नागा किलिंग पॉइंट टू आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट आफ्सपा पिटफॉल्स। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी अंडर GS2। तो रीज़न क्या है, नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में क्या है, रिसेंटली क्या है, देखो हमने पढ़ा भी था शायद कि आफ्सपा के द्वारा जो मतलब कि ऑपरेशन जो चलाया गया था, उस आर्मी ऑपरेशन में गलती से जो सिविलियन मतलब जो आम नागरिक होती हैं नागालैंड में, उनको मारा दिया गया है। ठीक है। आफ्सपा में आपको पता ही होगा कि इसमें क्या है, जो आर्म्ड फोर्सेज है उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हो जाती हैं, सो दैट वहाँ के जो डिस्टर्ब एरिया है उनको वो क्या कर सकें, वापस एक लॉ एंड ऑर्डर में लेके आ सकें। इस एक्ट के सेक्शन 4 के अंडर आर्म्ड फोर्सेज क्या, उनके पास इतनी राइट हो जाती है कि वो किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, किन्हीं पे भी फायरिंग करा सकते हैं, अगर कोई भी डिस्टर्ब एरिया में लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है। डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाता है बाय नोटिफिकेशन इशू करके, मतलब कौन सा एरिया डिस्टर्ब एरिया है उसको नोटिफाई करके डिक्लेयर किया जाता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। और ये कौन नोटिफाई करता है, उस स्टेट का गवर्नर, या अगर कोई यूनियन टेरेटरी है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। करंटली आफ्सपा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर और कुछ अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भी लगा हुआ है। ठीक है। 3 प्रोविजंस फिलहाल चैलेंज किए गए हैं क्योंकि लोगों की डेथ हुई है आम आदमी की, तो लोकल पीपल, सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने 3 प्रोविजंस को चैलेंज किया गया। एक तो इन्होंने बोला है कि जिस इस एक्ट का, आफ्सपा एक्ट का जो सेक्शन 6 है, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, उन लोगों को लीगल इम्यूनिटी देती है अंडर दिस एक्ट। इसके अलावा वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देता है। तो ये एक चैलेंज किया गया कि क्यों भाई, राइट टू लाइफ तो हमारा एब्सोल्यूट राइट है, और आप फंडामेंटल राइट कैसे सस्पेंड कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन होता है, पावर को मिसयूज किया जाता है। इन सबको हाईलाइट किया गया बाय द जस्टिस वर्मा कमेटी एंड द जस्टिस संतोष हैजे कमेटी। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है,
100 years of the Public Account Committee PAC, that is it covers under the polity. फाइन. अभी क्या है, इस ओकेज़न पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह से, मतलब कि देखो पैक का काम क्या होता है, आपको पता होगा जो कैग और ये हैं इनको वापस बहुत अच्छा फ्रेंड माना जाता है, ठीक है, बिकॉज ये क्या करती है, इनके अकाउंट जो भी कैग जो काम कर रही है, मतलब जो भी अकाउंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब का चेक करती है तो उसको रीचेक करती है, वेरीफाई करती है, ठीक है. तो इस ओकेज़न पे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या दिया, स्ट्रेस दिया है कि किस तरह से जो भी मनी ग्रांट की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा उनको हम कितने वाइस मैनर में, फेथफुल भरोसे से और इकोनॉमिकली यूटिलाइज कर सकते हैं, और हर पैसा जो भी हम स्पेंड करते हैं वो हम किस तरह से सोशल और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है. पैक की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है और सबसे पहले इसको 1921 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी. ये एक परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी है, मतलब कि परमानेंट होती है, वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटीज में से एक बॉडी है. इसके अलावा 2 और कमेटी होती है, एक एस्टिमेट कमेटी होती है, कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है. इसको पार्लियामेंट के द्वारा हर साल कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जो क्या करती है, कैग कमेटी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी रिपोर्ट को वेरीफाई करती है और साथ में एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट इनको भी वेरीफाई करती है. इसके अलावा अगर अगर इस कमेटी को किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा बुलाया जा सकता है अगर इसने कुछ चीज़ मतलब निगलेक्ट कर दिए, फाइन, रिजल्ट और उसकी वजह से कुछ लॉस से आया. अब देखा जो 2G घोटाला आया था तो उसमें पैक नहीं सारे चिट्ठे खोल लेते, ठीक है. इसके अलावा इस कमेटी का फंक्शन क्या होता है, ये हर एक चीज़ देख सकती है, इवन कि किसको कितना एक्सपेंडिचर मिलना चाहिए एक्सटेंड कर सकती है, फेथफुलनेस ऑफ इकोनॉमी, और इसके अलावा वो काफ़ी उन केसेस को एग्जामिन करती हैं जिसमें अपने पैसे तो दे रखे हैं 10,000 करोड़ दे दे लेकिन उसमें लॉस हो गया, इन सबको एग्जामिन करती हैं और ये देख रही है कि कहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है या फिर कहाँ पे इरेगुलरिटीज होती है, इन सब चीज़ों को चेक करती है. इसके अलावा कुछ ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज़ के भी अकाउंट को एग्जामिन कर सकते हैं. हाईवर जो पब्लिक अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो इसके परव्यू में नहीं आती क्योंकि इनके लिए अलग से बैठी हुई है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है. अब वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा 22 मेंबर्स होते हैं जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं. स्पीकर के पास पावर होती है कि इनके चेयरमैन को अपॉइंट कर सकता है फ्रॉम अमंगस इट्स मेंबर्स, और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी से होता है तभी वो दूसरी पार्टी का, रूलिंग पार्टी की लंका लगा देता है. जैसे 2G घोटाला में जब वो पावर में थी कांग्रेस तो बीजेपी वालों ने लंका लगा दी थी, ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लेज डाटा इन द पार्लियामेंट ऑन इंप्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. तो गाइस अगेन ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर होगी. देखो अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनकी लाइफ क्वालिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी बात करिए. तो हाईलाइट्स क्या है, एजुकेशन अगर देखा जाए 2001 में जो लिटरेसी रेट था शेड्यूल्ड ट्राइब्स में वो 47.1% था, जो इंप्रूव होकर 2011 में 59% हो गया और जून 2020 में 70.1% हो गया. हेल्थ का जब हम देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको पता होगा, जो बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं उसमें भी डिक्लाइन हुआ है, जो कि 2005-6 में 62.1 था, वो अब 2015-16 में 44.4 हो गया. अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे 5 साल से पहले मर जाते हैं उनका भी डिक्लाइन हुआ है, जो कि 2005-6 में 55.7 था, वो घट के अब 57.2 हो गया. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब कि पहले जैसे बच्चे कहाँ पे होते थे, घरों पे पैदा कर देते, तो इंस्टीट्यूशन मतलब कि किसी की प्रेजेंस पे, चाहे हॉस्पिटल्स हो गया, आंगनवाड़ीज हो गया, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो भी इंक्रीज हुई है. 2005-6 में जो 17.7% थी उसको बढ़ा के 68% हो गई 2015-16 में. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाए तो अभी भी जो परसेंटेज ऑफ पीपल हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल पीपल हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, वो डिक्लाइन हुए हैं. 2004-5 में वो 62.3% थे और अब 45.3% रह गए हैं एज पर डाटा ऑफ 2011-12. अब स्टेप्स क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा सो दैट हम ट्राइबल वेलफेयर को प्रमोट कर सकें. वैसे गाइस हम पढ़ते रहते तो मैं भी आपको पता हो, स्पेशल सेंट्रल स्कीम असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम, ये मेनली एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं. हम आर्टिकल 275 क्लोज 1 के अंडर कुछ ग्रांट्स भी देते हैं सो दैट हम एसटीज़ के वेलफेयर के लिए काम कर सकें. एक लव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है जिसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, और जो एक मतलब कि डिफरेंस है उनको कम करने की बात करिए, इनइक्वालिटी को कम करने की बात की जा रही है. इसके अलावा मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करते हैं उनको हम मार्केट तक पहुंचाने की बात करते हैं एक अच्छे प्राइस में थ्रू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इसके अलावा सपोर्ट दी जा रही है टू द नेशनल और स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ट्राइबल्स 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो नियर अबाउट हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन को 8.08% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. 67.6 मिलियन लोग हैं और इसमें से वो जो 1.32 मिलियन लोग हैं वो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं. शेड्यूल्ड ट्राइब्स हर एक स्टेट्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट कहाँ नहीं है कोई भी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पौंडीचेरी. तो ये 5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है. नेक्स्ट है
21st इंडिया रशिया एनुअल समिट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अब ये जो समिट है होस्ट किसके द्वारा की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के द्वारा। इसका एम क्या, आपको सब मिले हैं तो क्या करेंगे, अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करेंगे और वो काम पे काम बात करेंगे जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट हो और इकोनॉमिक कॉपरेशन कर सके। पहली जो मीटिंग थी 2+2 डायलॉग की, 2+2 डायलॉग मतलब कि इंडिया की तरफ से भी फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर मिलेंगे और रशिया के भी फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर मिलेंगे। वो किसके साइडलाइंस पे हेल्ड हुई थी, ऑन द इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन द मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन। 2021 का ईयर मार्क करता है 5 decades ऑफ 1971 ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन एंड 2 decades ऑफ स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब कि 1971 में इंडिया और रशिया में ये चीज़ ट्रिप साइन हुई थी और 2001 में क्या हुई थी, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी। फाइन, आउटकम्स क्या है, देखो अभी ये जो मीटिंग हुई है इनका आउटकम क्या है। इन्होंने क्या किया है, टारगेट रखा है $30 बिलियन का ट्रेड में और $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे 2025 तक। इसके अलावा इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया ऑन द मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉपरेशन अगले 10 सालों के लिए, 2021 से 2031 तक। इसके अलावा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें नियर अबाउट 6 लाख AK-203 राइफल्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। 28 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं जो इसमें डिफेंस, स्पेस, फाइनेंस, पावर, कल्चर, अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं इन पे बेस्ड। अब जरा हम इनका क्या डिफेंस रिलेशन है इंडिया रशिया को, तो ये पता होना चाहिए। 2019 में बायलैटरल ट्रेड जो इंडिया रशिया में है वो बढ़ के कितना हो गया, $7.5 बिलियन और डोमिनेट किया जा रहा है मेजरली बाय द डिफेंस। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा डिफेंस पे जो डिपेंडेंट है वो रशिया से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिफेंस कॉपरेशन अगर देखा जाए जॉइंटली ब्रह्मोस को प्रोड्यूस किया था और मेजर डिफेंस इक्विपमेंट जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम, ये जो इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य थे वो सब कहाँ से आई थी, मतलब कि इंडिया और रशिया दोनों ने मिल के बनाया था। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है देखो, इट विल आइदर कम अंडर द सोशल इश्यूज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, गवर्नमेंट का ये जो मूव है मतलब कि इस बिल में अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है सो दैट हम जो अभी जब ऑर्डिनेंस सितंबर 2021 में आया था तो उसको ऑफकोर्स अभी आपको लॉ में चेंज करना है, तो इसलिए इस बिल को लेके आने की बात करिए। क्रोनोलॉजी बोलते हैं, सबसे पहले जो NDPS एक्ट आया था वो 2014 में अमेंड किया गया था जिसके अंदर इलीगल एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन को चेंज कर दिया था सो दैट आप इजीली क्या कर सको, मेडिकल ज़रूरत से अगर आपको मतलब मेडिकल पर्पज से अगर आपको नारकोटिक ड्रग की ज़रूरत है तो उसको आप इजीली ले सको। ठीक है, जून 2021 में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने देखा कि जो NDPS का 1985 एक्ट है उसका सेक्शन 27 क्या करता है कि अगर कोई ड्रग्स को आप इलीगल ट्रैफिक कर रहे हो तो उसको पनिशमेंट है। ठीक है, और ऑफेंडर्स के पास कुछ बचने की वो भी है। ठीक है, अब इस एक्ट के क्या प्रोविज़न है, ये एक्ट क्या करता है, देखो अगर कोई भी नारकोटिक ड्रग्स का मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, कंजप्शन इसको रेगुलेट करता है या कुछ भी इस तरह के सब्सटेंसेस को। इसके अलावा अगर इलीगल एक्टिविटीज़ को आप फाइनेंस कर रहे हो, जैसे अगर आप जानबूझ के ये जो ड्रग्स है कैनबीज कल्टीवेट कर रहे हो या फिर इस कल्टीवेशन में किसी लोगों को हायर कर रहे हो, उनको ऑफेंस माना जाता है। ठीक है, उनको पनिशमेंट देते हैं। इसके अलावा जो लोग गलती होते हैं तो उनको 10 साल तक की सज़ा भी मिल सकती है और जिसको फर्दर बढ़ा के 20 साल भी कर सकते हैं और 1 लाख तक का फाइन भी मिल सकता है। न्यू प्रोविज़न जो आई हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब कि बैक डेट से इफेक्ट में लाएंगे 1 मई 2014 से। हाउएवर एक्सपर्ट्स ने बोला जो क्रिमिनल लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिव लेवल में हम इफेक्ट में नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप बैक डेट पे लागू करोगे तो जो लोग सज़ा पा चुके हैं तो उनको फिर और सज़ा मिल जाएगी ना, तो बैक डेट पे क्रिमिनल लॉस नहीं आप शुरू कर सकते बिकॉज ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट छोटी छोटी न्यूज़, सबसे पहली है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 2। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने MOU साइन किया किसके साथ, UNDP के साथ, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, सो दैट हम क्या कर सकें, इंडिया का जो वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर है अंडर दिस उसको स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है, 2 अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ था विद अ विज़न कि किस तरह से हम गार्बेज फ्री स्टेटस बना सकें हर सिटीज़ को। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट हुआ है अगले 5 सालों के 2026 तक हर स्टैचूरी टाउन्स में सो दैट जो भी वेस्ट होता है उसको हम 100% साइंटिफिक तरीका से मैनेज कर सकें, इंक्लूडिंग उन्हें सेफ डिस्पोज कर सकें। इसके अलावा इसमें हम क्या करेंगे, वेस्ट को सेग्रीगेट करने की बात करिए, मतलब कि अलग अलग तरह का कूड़ा को अलग अलग तरह से सेग्रीगेट करेंगे, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, हाउस होल्ड से आ रहा हो, प्रेमिसेस से आ रहा हो, और 100% डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे ऑफ पर्टिकुलर सेग्रीगेट वेस्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट बैन ऑफ द PPE किट, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, RBI के जो रूल्स थे कि PPE किट्स के एक्सपोर्ट पे उसको अपहेल्ड किया है। RBI ने क्या किया है, उनको बैन किया है अंडर द रिवाइज गाइडलाइंस ऑन मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन इशूड इन द जनवरी 2020। हाइवर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट हैं that secure the well-being of the masses cannot be judicially observed to prevent the unfettered freedom to conduct business of the few। मतलब कि
कुछ लोगों के बिजनेस को अच्छा करने के लिए हम और जो बड़े ज़्यादा लोग हैं उनके वेलबींग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल बर्लिन वॉल। फाइन, अभी क्या जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड अभी जल्दी ही डिजिटल बर्लिन वॉल को फेस कर सकता है, और जबकि यूरोपियन यूनियन, यूएसए और चाइना है, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इससे क्या होगा, जो पुअर नेशंस हैं वो साइड चूज कर सकते हैं, लीडिंग टू द बाल्कनाइजेशन ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी एंड मे रिस्क एज मच एज 6% हिट टू अ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट। नेक्स्ट है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट। समझ में आ रहा होगा कि कंपनसेटरी आपको एफोरेस्टेशन करने का फंड है। अभी क्या किया है, इसके एक्ट के अंडर 32 स्टेट्स को एफोरेस्टेशन के लिए 48,000 करोड़ रिलीज़ किया गया है। ये जो एक्ट का पढ़ लेते हैं तो फॉरेस्ट एक्ट 1980 आया था, उन्होंने कंपनसेशन प्रोवाइड करने की बात करी थी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। लाइक अगर सपोज करो कोई कंपनी है फॉरेस्ट लैंड ले रही है, तो ऑफकोर्स लैंड ले रही है तो फिर डिफोरेस्टेशन हुआ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके बदले में कुछ फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ए कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, जिससे क्या आएगा, जो फॉरेस्ट है कहीं और उनके बिहाफ पे क्या करेगा, एफोरेस्टेशन करेगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट एक्ट 1980 प्रोवाइड कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू व्हेन अ फॉरेस्ट लैंड इज डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्टरी पर्पसेस, ठीक है। फाइन, इसके अंडर क्या किया गया था, फिर नेशनल कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड को एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एंड द स्टेट कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड को एस्टेब्लिश किया गया था अंडर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स। फाइन, नेक्स्ट है एक्यूट ब्लैडर स्नेल, दैट इज अ फाइजला एक्यूटा। ये एक इन्वेजिव स्पीस है। इन्वेजिव स्पीसीज मतलब कि जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज, मतलब कोई फॉरेन स्पीसीज होती हैं, जो वहाँ की जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं उनको क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। टिनी स्नेल है ये, विद अ स्ट्राइकिंग पेलिसेड गोल्डन येलो शेल होता है। माना जा रहा है ये नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करता है, लेकिन अभी हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। पहली बार है कि जो ये स्नेल है केरला में पाया गया है। ये डिस्कवर एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज एक तरह का वॉर्म की तरह काम कर सकता है, कीड़े की तरह, जिसकी वजह से फूड बॉर्न डिजीजेज भी हो सकती हैं और ह्यूमंस में स्किन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। ACE2 प्रोटीन, अभी क्या जो ह्यूमंस में जो ACE2 प्रोटीन्स रहते हैं, जहाँ पे कोरोना वायरस रहता है इन ऑर्डर टू एंटर द सेल, ठीक है। मतलब कि कोरोना वायरस क्या करता है, इसी प्रोटीन को चिपकता है, ठीक है, अगर उसको बॉडी में एंटर करना होगा। हाउएवर ये प्लांट ग्रोन प्रोटीन है और इसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है यूजिंग अ प्लांट बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम। रिसर्चर इस पर काम कर रहे हैं ऑन क्रिएटिंग अ चिंगम, मतलब एक काम करें कि किस तरह से ACET प्रोटीन बेस्ड एक चिंगम बनाई जाए जो एक तरह का वायरस के लिए वो ट्रैप हो, क्योंकि वायरस क्या करता है, इसी पर्टिकुलर प्रोटीन को पकड़ता है और हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो अगर हम उसको मतलब कि समझ लो वायरस को हम आंखों में धूल झोंकने की बात कर रहे हैं कि ट्रैप बना के थे, और अल्टीमेटली जो ट्रांसमिशन रोड है उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है श्रेष्ठ योजना। अभी ये आज ही लॉन्च की गई है, मार्किंग द 66th एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इसको महापरिनिर्वाण दिवस भी बोलते हैं। इसको इम्प्लीमेंट की जाएगी बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका एम है कि हमें क्या करना है, शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सोशल और इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करना है, उनको डेवलप करना है बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड इन रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स। कुछ प्लेसेस एंड न्यूज़ में जरा हम पढ़ लेते हैं, और आज ये लास्ट न्यूज़ ही होगी। सबसे पहले माउंट सिमरू, ये हाईएस्ट वोल्केनो है जावा आइलैंड का, जो अभी 1 सेकेंड इरप्ट हुआ है। सिमरू को महामेरू भी बोलते हैं, दैट इज अ ग्रेट माउंटेन जो कि लोकेटेड है विद इन द ब्रोमोटेंगर सीमोर्जिनो, जो कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। 100 एक्टिव वेल्कोनोज हैं इंडोनेशिया में, ठीक है, ड्यू टू इट्स लोकेशन, क्योंकि आपको पता है इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास है, तो उसमें से एक ये भी है, वो वेल्कोनो एक्टिव वेल्कोनो है, ठीक है। नेक्स्ट है काजू वैली बर्ड सेंचुरी विल्लीपुरम तमिलनाडु। तो कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली क्या तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि काजू वैली वेटलैंड, मतलब काजू वैली बर्ड सेंचुरी का जो इतना हेक्टर एरिया 5000 हेक्टर एरिया को काजू वैली वेटलैंड बनाया जाएगा अंडर सेक्शन 18 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। काजू वैली सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर वेटलैंड है साउथ इंडिया में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल कन्ग्रेशन साइट है तमिलनाडु में। इसके अलावा ये सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी, मतलब कि जो बर्ड्स माइग्रेट होते हैं तो उनका पार्ट भी है, और इसको रैप्टर रूजिंग साइट भी बोलते हैं। किन किन स्पीसीज के लिए, लाइक ईस्टर्न एम्पीरियल ईगल के लिए, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, रेड नेक्ड ईगल के लिए। इसके अलावा जो ग्रे टेल्ड टेटर है जो कि रेयर माइग्रेटरी बॉर्डर है, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, और जो पुलिकट वाटर लेक है साउथ इंडिया में, यहाँ पे भी इसको वो किया गया है, मतलब कि रिकॉर्ड किया गया है।
लास्ट है अंटार्कटिका। रिसेंटली क्या है, अंटार्कटिका में टोटल सोलर एक्लिप्स एक्सपीरियंस किया गया है, मतलब कि जब जो मून है पास होता है बिटवीन द सन एंड द अर्थ, कंप्लीटली ब्लॉकिंग आउट द लाइट फ्रॉम द सन, मतलब कि बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। ठीक है, अंटार्कटिका साउथर्न मोस्ट और ओनली कॉन्टिनेंट है जहाँ पे परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, लोगों नहीं रह सकते यहाँ पे। जो वेजिटेशन है वो लाइचन्स, मोसेस, यही है अलगी। ठीक है, और इसके बाद एनिमल्स कौन कौन से, क्रेल, लेपर्ड, सील एंड पेंगुइन। इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इंडिया ने यहाँ पे 3 परमानेंट रिसर्च बेस्ड स्टेशन बना रखे हैं। आई होप आपको पता होगा, एक दक्षिण, गंगोत्री, मैत्री, भारती। हाइवर जो मैत्री और भारतीय वो अभी करंटली ऑपरेट कर रहे हैं। दक्षिण और गंगोत्री, दक्षिण मतलब 3 थे, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय। दक्षिण गंगोत्री को सस्पेंड कर दिया गया था। फिलहाल कौन कौन से काम करें, मैत्री और भारती। फाइन, तो कहना हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।